साथियों, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लीड की जा रही गवर्नमेंट है एनडीए 3.0 या कहिए तो मोदी 3.0, उन्होंने हाल ही में अपोजिशन का कोई ना कोई समाधान खोज ही लिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक अपोजिशन को पदों का बंटवारा नहीं हुआ था, या ये कहिए कि जब तक मंत्रिमंडल का डिसीजन नहीं हुआ था, तब तक दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सहयोगी दलों को साथ रखने के लिए एनडीए में निश्चित ही सहयोगी दलों को भर भर के अपनी तरफ से पद देगी। टीडीपी, जेडीयू, इन जैसे राजनीतिक दलों की मांगों को माना जाएगा। जहां टीडीपी 5 कैबिनेट पद मांग रहा था, जेडीयू अपनी तरफ से बहुत सारे रेल मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे पद मांग रहा था, बोले इनको निश्चित ही दिया जाएगा। ये सोच करके सारे कयास लगाकर मीडिया चल रही थी। प्रधानमंत्री ने पद की शपथ ली, प्रधानमंत्री के साथ 71 और मिनिस्टर्स ने पद की शपथ ली, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज थे। लेकिन देखकर जब ये पूरे के पूरे नंबर देखा गया, इंक्लूडिंग पीएम अगर हम देखें तो 72 नंबर्स में से केवल जो अलाइज थे उन्हें 11 पद मिले। जैसे ही 11 पद मिले, दिमाग में अचानक एक और विचारधारा अपोजिशन के चलने लगी और देश के अंदर मीडिया में चलने लगी। बोले भाई बीजेपी तो डर ही नहीं रही अपने सहयोगियों से। डर नहीं रही का मतलब कि सहयोगी भाग जाएंगे, इसका इन्हें 1% भी डर नहीं है। अगर डर होता तो निश्चित ही इन्हें की पोजीशंस वाले पद जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऐसे पद दिए जाते, पर इन्होंने तो दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि निश्चित ही बीजेपी ने कोई दूसरा रास्ता खोज लिया है जिसके चलते ये अपने साथियों को कंट्रोल में रख सकती है। अब वो कौन सा तरीका खोज लिया है? तो कुछ लोगों को याद आने लगा महाराष्ट्र का काल। महाराष्ट्र में जब सरकार महाविकास आघाड़ी दल के द्वारा चल रही थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से उद्धव ठाकरे सीएम बनकर सरकार चला रहे थे, तो उस समय पर बीजेपी के द्वारा शिवसेना और एनसीपी के लोगों को अपने साथ मिला लिया गया और उस मिलाने में 2/3 से अधिक विधायकों को एनसीपी से और शिवसेना से जब मिलाया गया तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ उसे मर्जर कहा गया। और मर्जर के बाद में सरकार वर्तमान में बीजेपी या कहिए तो एनडीए की बनकर महाराष्ट्र में चल रही है। एकनाथ शिंदे सीएम बने हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अलाइज को बहुत ज्यादा पद ना दे करके वापस से बीजेपी उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रही है कि अलाइज को उतने ही पद देने हैं जितने में ये सेटल हो जाएं, बाकी चिंता की हमें जरूरत नहीं है। सहयोगियों के साथियों को, सहयोगियों के सांसदों को अगर अपने साथ मिला लेंगे तो सरकार तो हमारी बची रह जाएगी। सहयोगियों के सांसदों को अगर बीजेपी में मिलाया जाए या फिर एक नई पार्टी को तोड़कर नई पार्टी के साथ लिया जाए तो इस काम को करने में सबसे बड़ी पोजीशन निभाता है स्पीकर। यानी कि लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर का पद वो पद है जो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत वो कार्य कर सकता है कि अगर कोई पार्टी टूटकर किसी दूसरे दल में मिलती है या कही जाए तो कोई दूसरी पार्टी दूसरे दल के साथ गठबंधन में जाती है तो टूटने वाली पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, तो उसे मर्जर कहा जाता है। इस मर्जर को वैलिडेट स्पीकर करता है। इसीलिए इस स्पीकर के पद पर इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। स्पीकर का पद बहुत ज्यादा चर्चित पद हो गया है। यानी कि अब यह माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ने सहयोगियों को बड़े मंत्री पद नहीं दिए हैं तो ऐसी स्थिति में सहयोगियों को चाहिए कि वो स्पीकर का पद ले लें, नहीं तो हो सकता है कि ये सहयोगियों की पार्टी को तोड़कर उनके सांसदों को अपने साथ मिला लें और अपनी सरकार को सुरक्षित 5 साल चला लें। इस वजह से स्पीकर के पद पर बहुत गहमा गहमी चल रही है। बाय द वे, स्पीकर की कुर्सी कहां होती है? तो अगर ये क्लासरूम है लोकसभा, तो यहां पर हेडमास्टर प्रिंसिपल की तरह से स्पीकर महोदय बैठे होते हैं। अब सवाल यह है कि इस स्पीकर की कुर्सी पर कौन नजर लगाए बैठा है? तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आप दोनों ही इस चीज पर अपनी नजर जमाए बैठे हैं। इनका नजर जमाया जाना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आता है और वो ये है कि इस समय जो इंडिया अलायंस है वो भी इन्हें मोटिवेट कर रहा है कि सर कुछ भी करिएगा, आप स्पीकर का पद जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, वो ये जानते हैं अपोजिशन वाले कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग मैंडेट के साथ आगे बढ़ रही है।
किसी भी जगह सहयोगियों के डर से झुकी बिना वो अपने की पोजीशंस पर पुरानी 2019 के मंत्रियों को ही रिपीट की है। साथ में किसी को ये मैसेज जाने ही नहीं दे रही है कि हम गठबंधन में हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी को ना मिल जाए, इसके लिए रिवर्स प्रोवोकेशन चल रहा है। लेकिन अपोजिशन क्या कर रहा है कि टीडीपी को भड़काने का काम कर रहा है और कह रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया है टीडीपी और जेडीयू से कि आप लोग स्पीकर का पद मांग लेना, और अगर आप स्पीकर का पद मांगते हो तो इंडिया अलायंस आपका सहयोग करेगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप साथ खड़े रहेंगे का क्या मतलब है? बोले अगर आप पद मांगोगे तो हम आपके व्यक्ति के समर्थन में वोट देंगे। क्या इनके वोट देने से स्पीकर के पद को कोई लाभ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए और टीडीपी को भड़काए रखने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा, संजय सिंह जी के द्वारा यह कहा गया है कि आप लोगों को फिलहाल तो झुंझुना मंत्रालय मिला है, लेकिन अगर वाकई में कोई की पोजीशन चाहते हो ताकि आपकी पार्टी ना टूटे तो आप कम से कम स्पीकर का पद ले लीजिएगा। ये वो वाली बात हो गई कि आप अपोजिशन में हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में हैं उनकी आपको बड़ी चिंता सता रही है। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर ये नाराज हो जाएंगे तो आकर के इस तरफ आएंगे, और अगर इंडिया अलायंस की तरफ आते हैं तो संभव है उन्हें भी सरकार में जाने का मौका मिलेगा। तो उस मौके को कैसे भुनाया जाए, तो चलो इनके ऊपर थोड़ी मिर्च मसाले डालते हैं। मिर्च मसाले में इनको कहा जा रहा है कि सर वो वाला पद आप ले लेना, अगर आप वो पद नहीं लिए ना तो समझना कि आपको बेवकूफ बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं साहब, इस पद के लिए इतनी गहमा गहमी है तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि स्पीकर के पद में ऐसे कौन से लड्डू हैं जिनकी वजह से स्पीकर का पद इतना बड़ा पद हो गया है कि अपोजिशन भी कह रही है टीडीपी से कि भाई वो वाला पद ले लेना, आपके बड़े काम का है। और इस विषय पर इस समय हर तरफ से यही चर्चा है कि स्पीकर का पद, स्पीकर का पद। अब ऐसा होता क्या है, इस पर दा हिंदू ने प्रॉपर एक्सप्लेनर लिया है और बताया है कि लोकसभा स्पीकर की आफ्टर ऑल पावर क्या है जिसके लिए सब लोग इतने जबरदस्त तरीके से मरे जा रहे हैं। तो देखिए 18वीं लोकसभा फिलहाल चल रही है और इस समय पर टीडीपी के द्वारा यानी चंद्रबाबू नायडू के द्वारा और जेडीयू के द्वारा सहयोग से एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे समय पर अगर यह पद इनको मिलता है तो इसके पीछे इस पद की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं। पहला, जैसा मैंने आपसे अभी तक कहा, 10वीं अनुसूची के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ जहां लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई एक पार्टी से 2/3 सांसद निकलकर दूसरी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं तो इसे पार्टी का टूटना नहीं, मर्जर माना जाएगा। और अगर 2/3 सांसद दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो इसको वैलिडेट स्पीकर करेगा, यानी कि लोकसभा का स्पीकर करेगा। यदि विधानसभा के साथ हो रहा है यह मसला तो विधानसभा का स्पीकर करेगा। तो यानी स्पीकर की ताकत इस पूरे प्रोसेस में बहुत जबरदस्त है। एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर सही है या नहीं इसका निर्णय स्पीकर करता है। जैसा महाराष्ट्र के केस में हुआ, मैंने पहले भी बताया, महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी सहयोगी एकनाथ शिंदे शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के 2/3 विधायकों को लेकर के फडणवीस से जाकर मिल गए और जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे कि बीजेपी की सरकार बन गई और एकनाथ शिंदे सीएम बनकर आए और उद्धव ठाकरे विपक्ष में रह गए। अपने दर्द को बयां करते हुए उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी एकनाथ शिंदे के उदाहरण को लेकर के टीडीपी और जेडीयू को समझा रहे हैं कि देखिए बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है कि सहयोगी दल या फिर दूसरी तरफ से पार्टी को तोड़कर अपने साथ मिला लेती है। तो आप लोग थोड़े से आश्वस्त रहिएगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो स्पीकर का पद ले लेना, क्योंकि स्पीकर ही है जो कि मर्जर को वैलिडेट करता है। अगर स्पीकर मना कर दे तो शायद वो काम आगे ना चल पाए। तो पहला फायदा तो हुआ ये। दूसरा फायदा क्या होता है अब आप उसको समझिए। देखिए स्पीकर जो है ना, किसी भी प्रकार से अगर संसद के अंदर कोई मतलब बहसबाजी चल रही है या कोई कार्यवाही चल रही है तो स्पीकर ही है वो जो डिसाइड करता है कि कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नंबर 1। दूसरा यह डिसाइड करता है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसे टेबल होने दिया जाए या ना होने दिया जाए। तो स्पीकर का महत्व इस विषय में भी बहुत हो जाता है। जैसे जब सुमित्रा महाजन 2014 से 19 के बीच में लोकसभा के अंदर स्पीकर हुआ करती थी, तब उन्होंने
बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को टेबल ही नहीं होने दिया था। यानी कि वो संसद को स्थगित करती रही कि ठीक है बाद में मिलेंगे, टेबल ही नहीं होने दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, तो स्पीकर आफ्टर ऑल बनता कैसे है, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जिसको बनाने के लिए इतनी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो देखिए, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 93 के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का प्रावधान दिया गया है कि इनको कैसे निर्वाचित किया जाता है। जैसा आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई। प्रधानमंत्री के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। लेकिन यह तो मंत्री पद हुआ जिसकी शपथ ली, सांसद की भी एक शपथ होती है और उस सांसद की शपथ को संसद में ही दिलाया जाता है। लोकसभा के सांसद हैं तो लोकसभा में शपथ को दिलाया जाएगा, तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जब तक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं हो जाता तब तक पुराना वाला स्पीकर ही चल रहा होता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति 2 दिन के लिए कराई जाती है ताकि वो, और प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सीनियर मोस्ट होता है, जो उस समय की तत्कालीन संसद के अंदर बैठे हुए सांसद हैं, उनमें अनुभव के आधार पर जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो बाकी सांसदों को अपनी तरफ से शपथ दिलाता है। अब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होता है। साधारण तरीके से साधारण बहुमत के आधार पर चुनाव होता है। जितने ज्यादा मत उनके पास में उपस्थित होते हैं, स्पीकर के समर्थन में होते हैं, उन्हें ही स्पीकर का पद मिलता है। चूंकि लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी ही शासन कर रही होती है, इसलिए सामान्यतया लोकसभा के अंदर स्पीकर वही बनता है जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में है। तो इस प्रकार से स्पीकर के पद पर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ही व्यक्ति बिठाया जाता है। 2014 और 2019 में इस स्पीकर के पद को बीजेपी ने अपने पास रखा था, क्योंकि कुल बहुमत में एनडीए के अंदर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ थी। इसलिए 2014 से 19 सुमित्रा महाजन और 19 से 24 के बीच में ओम बिरला जी को स्पीकर बना के रखा गया था। अब सवाल यह है, क्योंकि सहयोगी दल साथ में है और सहयोगियों को चिंता है कि हमें तोड़कर ये लोग अपनी सरकार ना चला लें, इसलिए स्पीकर का पद हमें चाहिए। तो सहयोगियों में ही मतलब नूरा कुश्ती को होते हुए देखकर अपोजिशन अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाले डाल रहा है कि भाई साहब ये स्पीकर का पद ले लेना, हम आपके साथ रहेंगे। साथ में मैं एक चीज और बता देता हूं, इसमें एक पद और होता है, दैट इज डेप्यूटी स्पीकर का पद। डेप्यूटी स्पीकर का पद 5 साल से खाली पड़ा है। मतलब जब ओम बिरला जी थे तो डेप्यूटी स्पीकर नियुक्ति नहीं हुआ, सामान्यतया एक कन्वेंशन बनाया हुआ है। हालांकि डेप्यूटी स्पीकर भी निर्वाचित होता है, लेकिन एक परिपाटी बनाई हुई है कि अपोजिशन की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर के पद पर व्यक्ति को बिठाया जाता है। स्पीकर सत्तारूढ़ पार्टी का और अपोजिशन की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर का पद बिठाया जाता है। और तो और 95 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर को अपने पद से रिजाइन करना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को करके जाता है, और डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिजाइन करना होता है तो वो स्पीकर को करके जाता है। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। ठीक है साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस स्पीकर के पद पर सबकी नजर है, तो फिर बीजेपी ने इसका तोड़ क्या ढूंढ लिया है। आइए अब तोड़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक और मैं चीज बताना यहां पर रह गया कि स्पीकर के पास एक और तगड़ी पावर होती है, और वो पावर क्या होती है? जैसे मैंने बताया ना, एंटी डिफेक्शन लॉ की पावर है, अविश्वास प्रस्ताव को ना लाने देने की पावर है। पावर से मतलब कि वो टालमटोल कर सकता है। साथ ही साथ तीसरी जो पावर सबसे बड़ी है वो क्या है? संसद में या लोकसभा के अंदर जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, तो वो बिल साधारण बिल है या मनी बिल है, इसका निर्णय स्पीकर करता है। अगर मनी बिल होता है तो मनी बिल में लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा होती है। मनी बिल के केस में राज्यसभा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी कारण से स्पीकर का यह निर्णय लेना कि यह बिल तो मनी बिल है, यह स्पीकर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। और ऐसा करके पुरानी सरकार में आधार जैसे बिल को मनी बिल बता करके पास करा लिया गया था। तो किसी बिल का मनी बिल होना भी स्पीकर के हाथ में है। तो अब आप सोचकर देखिए कि पैसा हो, सरकार का गिरना हो या पार्टियों को टूटना हो, तीनों ही चीजों पर स्पीकर का पद बहुत मायने रखता है। इसलिए इसके लिए दौड़ मची हुई है। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब अल्टीमेटली इस पर जिस प्रकार से टीडीपी की नजर है, तो उसके लिए क्या समाधान खोजा गया है? और समाधान खोजा गया है वो सुर्खी बन चुका है। क्या है? आइए तो मैं आपको बताता हूं। असल मायने में वर्ष 1999 के अंदर जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, तो अटल जी की सरकार उस समय टीडीपी के सहयोग से ही चल रही थी। एनडीए का गठबंधन था, टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही अटल जी अपनी सरकार चला रहे थे। 1999 में जीएमसी बाल योगी स्पीकर हुआ करते थे। 1999 के अंदर जीएमसी बाल योगी जब स्पीकर हुआ करते थे,
तो फिर सत्ता के अंदर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। उस अविश्वास प्रस्ताव में जीएमसी बालयोगी के द्वारा की गई एक कहिए को मतलब कलाकारी कह लीजिए, जिसकी वजह से अविश्वास की स्थिति सही मायने में एनडीए की टीडीपी पर हो गई थी। बीजेपी टीडीपी के बीच में खटास आ गई थी। वो किस बात पर थी कि जीएमसी बालयोगी ने उस समय गिरधारी नाम के एक व्यक्ति थे जो सांसद थे, लेकिन उन्हें उड़ीसा का सीएम बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। उन्हें परमिशन दे दी थी कि आप आकर के अविश्वास प्रस्ताव के समय होने वाली वोटिंग पर आप आकर अपना वोट दें। वोट देने की परमिशन दी गई, जिससे एक वोट से एनडीए सरकार गिर गई। यानी कि 269 और 270 में 270 अपोजिशन अपने साथ वोट लेकर चला गया और 269 वोट के साथ में एनडीए की सरकार गिर गई। उस समय इन्हीं टीडीपी के नेताओं का मतलब टीडीपी के सहयोग से एनडीए सरकार चल रही थी। जीएमसी बालयोगी के द्वारा इस एक वोट की जो गणित को किया गया था, उसे आज भी बीजेपी याद रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कभी लोकसभा के अंदर फिर से अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति हो और उस अविश्वास प्रस्ताव में यह टेस्टिंग की जा रही हो कि वोट किसके समर्थन में होगा। पता चले टीडीपी के द्वारा बैठाया हुआ व्यक्ति फिर से कोई ऐसी कारस्तानी कर दे। अब आप पूछेंगे फिर से बैठाया हुआ व्यक्ति क्या हो सकता है, तो असल मायने में इस समय जीएमसी बालयोगी के जो बेटे हैं ना, वो टीडीपी से चुनाव जीत करके आए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी उनके बेटे को ही स्पीकर का पद देना चाहती है, जो कि दलितों का एक वोट रिप्रेजेंटेटिव बनकर के बैठेंगे। खैर, बीजेपी इस चीज का काट ढूंढ कर लाई है। काट ढूंढ कर क्या लाई है उनके बारे में जानते हैं। साथियों, साउथ की सुषमा स्वराज के नाम से ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इस समय रेस में सबसे आगे चल रही हैं। ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जन पार्टी तीनों पार्टी सहयोग के साथ चल रही हैं। पवन कल्याण जी की जो पार्टी है, वो तीनों पार्टी सहयोग से विधानसभा चुनाव जीती हैं। 175 में से 164 विधानसभा सीटें जीत करके 12 तारीख यानी कि आज शाम 7 बजे चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष जो महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम पुरंदेश्वरी है। इनका चंद्रबाबू नायडू के साथ जो कनेक्शन है, आज के सेशन में इसी की चर्चा है। मतलब ये सोचिए कि इनका नाम इस समय सुर्खियों में है। क्या चल रहा है कि पुरंदेश्वरी जो हैं वो फोर्ट रनर हैं लोकसभा स्पीकर पद के लिए। अब ध्यान से समझना इस बात को। न्यूज चैनल्स में एक नाम इस समय तेजी से तैर रहा है, नाम है पुरंदेश्वरी का, और कहा जा रहा है कि जो टीडीपी है ना, वो इनके नाम पर समर्थन दे ही देगी। अब ये क्या कहानी है, तो ध्यान से देखिए कि पुरंदेश्वरी जो है ना, ये बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश अध्यक्ष इस समय सांसद बनकर आई हैं। इन्हें लोकसभा स्पीकर का पद दे दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर का पद दे दिया जाएगा और चंद्रबाबू नायडू इनके नाम पर मना भी नहीं करेंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा कि हो सकता है कि भाई मतलब उनकी आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी का सहयोग है इसलिए ऐसा हो रहा हो। नहीं, ऑलरेडी 175 में मेजॉरिटी सीट्स तो टीडीपी जीत कर आई है। टीडीपी के जीत के आने में इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मतलब योगदान से मेरा मतलब है कि पुरंदेश्वरी अगर समर्थन वापस ले लें तो टीडीपी की सरकार नहीं गिरेगी। तो फिर क्या है कहानी, मामला थोड़ा पारिवारिक है। पारिवारिक मामले को समझने के लिए आपको एक जानकारी अतिरिक्त रूप से जाननी होगी, और वो जानकारी है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना से जुड़ी हुई। साथियों, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी नंदुमारी तारक रामाराव के द्वारा, एनटीआर के द्वारा। एनटीआर जो कि तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। एनटीआर के द्वारा टीडीपी की स्थापना की गई थी, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की गई थी। अब आप पूछेंगे एनटीआर का नाम क्यों बता रहे हो, क्योंकि एनटीआर के साथ ही मतलब आपको आंध्रा के अंदर यह जानकारी जानकर बड़ी खुशी होगी कि यहां के नेता अभिनेता हैं कि यहां के अभिनेता नेता हैं। इस बात को लेकर के असमंजस और खुशी का भाव रह सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। देखिए, एनटीआर के काफी सारे पुत्र और पुत्रियां हुए। उनमें से इनकी एक पुत्री जिनका नाम था भावेश्वरी, भावेश्वरी के पतिदेव हैं चंद्रबाबू नायडू। अब आप पूछेंगे ये क्या लॉजिक है, क्यों बता रहे हो इस बात को? टीडीपी के संस्थापक ये हैं, दामाद चंद्रबाबू नायडू हैं, ये बात क्यों बताई जा रही है? तो रुकिए जरा, थोड़ा और पहले देखिए। जहां पर आप भावेश्वरी देख रहे हैं, भुवनेश्वरी देख रहे हैं, उनसे जस्ट पहले देखिए आपको पुरंदेश्वरी दिखाई देंगी। पुरंदेश्वरी
ये वही पुरंदेश्वरी हैं जो इस समय बीजेपी की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो जरा इस नाम को और चेहरे को पहचान लीजिए, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। ये एनटीआर की बेटी हैं। अगर आप रिलेशंस में थोड़ा सा रीजनिंग जानते हो तो एक तरह से इनकी वाइफ की बहन है, अर्थात इनकी साली लगती हैं। अर्थात चंद्रबाबू नायडू और ये रिलेटिव हुए। एनटीआर अपनी सत्ता चंद्रबाबू नायडू को दिए थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनाने में पुरंदेश्वरी का रोल हुआ करता था। अब यह क्या कहानी है? असल मायने में एनटीआर जब शासन में हुआ करते थे तो चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रकार से उनके खिलाफ, मतलब दामाद ने उनके खिलाफ कुछ रणनीति करी, साजिश करी, राजनीति करी, जो भी आप कहिए, और खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। जिस समय चंद्रबाबू नायडू सीएम बने थे उस समय पर पुरंदेश्वरी ने इनका समर्थन किया था, अपने पिताजी से कह करके कि साहब मैं इनका सपोर्ट करती हूं, कृपया करके इन्हें सीएम बनाइए। तो अगर आपको ये फैमिली ट्री समझ में आ रहा है तो फैमिली ट्री से आपको एक साथ में रीजनिंग क्रिएट हो रही होगी कि जब सीएम पद दिलवाने में पुरंदेश्वरी ने इनकी मदद की थी तो पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर का पद दिलाने में चंद्रबाबू नायडू मदद करेंगे, ऐसा बीजेपी का दाव है जो मीडिया कह रही है। आइए एक और चीज जान लेते हैं, अतिरिक्त नॉलेज के रूप में जान लीजिए, काम आएगी। एनटीआर के पुत्रों में एक और पुत्र थे जिनका नाम था नंदुमरी हरिकृष्णा। नंदुमरी जो हरिकृष्णा हैं, इन हरिकृष्णा के बेटे हुए एनटीआर रामाराव। ये एनटी रामाराव कौन है? एनटी रामाराव जूनियर, अगर आप जानते हो तो ट्रिपल आर करके, RRR करके जो फिल्म थी उसमें यही एक कलाकार के रूप में आपको दिखाई दिए, एनटी रामाराव जूनियर। एनटीआर जूनियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये फैमिली ट्री समझा। अभिनेता दिखाई दिए, अभिनेता के साथ साथ आपने यहां पर एक चीजें और जान ली। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब आप थोड़ा सा एनटीआर जूनियर को भी दिमाग में रखिएगा, आगे मैं आपका इनका भी एक कनेक्शन दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए दग्गुबती पुरंदेश्वरी कौन है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनटीआर की दूसरी बेटी हैं और ये दक्षिण में सुषमा स्वराज के नाम से जानी जाती हैं और इनको जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत ज्यादा नॉलेज भी है और उस पर पढ़ाई भी की हुई है। अच्छा, लेकिन इनका पॉलिटिकल कैरियर बड़ा ही मतलब उल्टा पलटा प्रकार का रहा है। अब ये क्या है? देखिए, असल में पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक की बेटी तो थी, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की साली भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता के खिलाफ जब तख्ता पलट हुआ तो नायडू का समर्थन दिया था। इसके बाद खुद पहला लोकसभा चुनाव 2004 में जीतकर आई और दग्गुबातु राम नायडू को चुनाव में हराया। 2009 में आप यूपीए सरकार में थी, एचआरडी मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर थी। इसी प्रकार से यूपीए सरकार जब 2012 बनी तो ये उसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पद संभालती थी, राज्य मंत्री का। 2014 के अंदर ये बीजेपी में शामिल होती हैं और आंध्र प्रदेश की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं, महिला मोर्चा की प्रभारी रहती हैं। 2020 में बीजेपी ने उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया और वह छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। अर्थात उड़ीसा में अभी जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें भी इनका बड़ा रोल रहा है। तो पुरंदेश्वरी अपनी राजनीतिक कुशलता, साथ ही साथ हमेशा ऐसे पद और सरकारों के साथ रहने के लिए जानी जाती हैं। पुरंदेश्वरी बेस्ट सुटेबल नाम हो सकता है। हाल ही में एक सवाल और निकलता है कि क्यों मतलब चंद्रबाबू नायडू केवल इसलिए कि ये उनकी साली लगती हैं इसलिए इनका समर्थन कर देंगे? नहीं, एक कहानी और भी है। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से आती हैं। कम्मा समुदाय वही समुदाय जिसकी आबादी लगभग 4.8% है आंध्र प्रदेश के अंदर। चंद्रबाबू नायडू भी उसी समुदाय से आते हैं और उस समुदाय के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, ऐसा जगनमोहन रेड्डी का पहले भी आरोप रहा है। कहते हैं अमरावती को कैपिटल बनाने के पीछे चंद्रबाबू नायडू का जो असली लालच है वो कम्मा जाति के लोगों को खुश करना है। इसलिए बोले ये ट्रेडिशनल वोटर्स को खुश करने के लिए पुरंदेश्वरी कम्मा को इस जगह से स्पीकर के पद पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। अब थोड़ा सा एक और, चूंकि जब बात कर ही रहे हैं कि राजनीति में अभिनेता और अभिनेता में राजनीति, दोनों ही चीजें, नेता में अभिनेता, अभिनेता में नेता वाली बात चली रही है, तो थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, एनटीआर के दामाद रहे चंद्रबाबू नायडू और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जिनके सहयोग से सरकार बना रहे हैं उनका नाम है पवन कल्याण, जिन्हें आप इस तस्वीर में यहां पर देख रहे हैं। पवन कल्याण भी तेलुगु सिनेमा के काफी बड़े फिल्म स्टार हैं। पवन कल्याण चिरंजीवी के भाई हैं। चिरंजीवी जो कि साउथ के बड़े फेमस एक्टर हैं, चिरंजीवी के ही बेटे हैं
रामचरण। अगर आप रामचरण को याद कर रहे हैं तो अब आपको रामचरण और एनटीआर जूनियर की यह तस्वीर याद आ रही होगी जो कि RRR फिल्म में आपने देखी है। तो रामचरण का पवन कल्याण के साथ और सरकार के साथ क्या कनेक्शन है उसे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, चिरंजीवी की संतान है रामचरण, और दूसरी तरफ अगर आप चलें तो भाई साहब उस तरफ सरकार के अंदर एनटीआर के दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। मैंने इसीलिए कहा कि नेता में राजनेता या राजनेता में नेता, मतलब नेता में अभिनेता या अभिनेता में नेता, ये देखने वाली बात है। अच्छा, रामचरण जो है इनके चाचा हैं पवन कल्याण, या कहिए तो चिरंजीवी के भाई हैं पवन कल्याण, ये भी राजनीति में आ गए हैं। इन्हीं के सहयोग से इस समय सरकार चल रही है एनडीए की आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसमें पवन कल्याण का रोल भी। थोड़ा सा परिवार की जब केमिस्ट्री जान ही रहे हैं तो एक और एक्टर को पहचान लीजिए, और उनका नाम है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन भी कनेक्टेड हैं चिरंजीवी के साथ में। कैसे? फूफाजी लगते हैं ये। कैसे? तो सुरेखा और चिरंजीवी, सुरेखा जो है वो अल्लू अर्जुन की बुआ लगती हैं जो कि चिरंजीवी की पत्नी है, या फिर ये कहिए कि अल्लू अर्जुन और रामचरण भाई भाई हैं। कैसे भाई हैं? कजिन ब्रदर्स हैं। मामा और बुआ के बेटे वाला रिलेशन इनके बीच में है। तो पूरा की पूरा तेलुगु सिनेमा समझ में आ गया। तेलुगु सिनेमा के अंदर अगर आपको ये वाला कनेक्शन समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये लोग प्रॉपर तरीके से अभिनेता और राजनेता का रोल प्ले कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके मन में आ गई होगी। खैर, फिलहाल के लिए RRR छोड़िए, टीडीपी और जेडीयू पे नजर टिकाइए कि लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी के इस दाव को ये कैसे मानते हैं और देखते हैं। पूरे कंटेंट की PDF आपको हमारे अपनी पाठशाला.com नाम की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है वो 1499 में हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। आप जाकर वहां से इसे ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी डिटेल में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपने घर पर मात्र 7 दिन में मंगा सकते हैं। 3000 से अधिक पेजेस के नोट्स हैं, 1999 में उपलब्ध हैं। हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।